Good morning students, welcome back again in online classes. Dear students, yesterday we have discussed about that non-cooperation movement, how the Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement and what was the main causes of the non-cooperation movement. But unfortunately, we have discussed only two causes, खिलाफत मूवमेंट एंड रौलट एक्ट। इसके बाद मेरा वीडियो बहुत बड़ा बन गया, 23 मिनट्स का वीडियो बन गया। उसके बाद मुझे एक टॉपिक छोड़ना पड़ा। तीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाती हैं। कॉजेज एंड सर्कमस्टेंस लीडिंग फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके तीन बहुत बड़े रीजन थे जिसको मैंने दो डिस्कस कर लिया है। खिलाफत मूवमेंट वर स्टार्टेड बाय अली ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट for the return the dignity and status of the Khalifa of Turkey। तो पहला आता है the main causes of the non-cooperation movement, that खिलाफत इशू। खिलाफत इशू समझ में आ गया सभी को? ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अली ब्रदर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन अली ब्रदर थे? कई बार क्वेश्चन पूछा है। राइट द नेम ऑफ द अली ब्रदर। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दे बोथ आर द स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। क्यों स्टार्ट किए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की का खलीफा था, जो उसकी डिग्निटी और स्टेटस को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, उसको वापस दिलाने की मांग कर रहे थे। दूसरा जो रीजन है वो है रौलट एक्ट। रौलट एक्ट क्या था ये भी मैंने कल बताया था, लेकिन फिर एक बार आपको बता देता हूँ। रौलट एक्ट एक ब्लैक बिल था जो अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था। इसे रौलट कानून के नाम से जानते हैं। इस कानून में ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को जरा सा भी शक या संदेह होने पर बिना किसी प्रीवियस या इंफॉर्मेशन दिए हुए उसको कहीं से कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट मुकदमा चलाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसके पास जो ऑप्शन होते थे पहले कि वो अपना वकील रख सकता है, वो अपनी बात के लिए, अपनी सफाई के लिए कुछ कह सकता है, या अपना आर्गुमेंट गवर्नमेंट के सामने या कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है, गवाह अपने प्रेजेंट कर सकता है। ये सारे बैन कर दिए गए। मतलब जिसको भी रौलट एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया जाएगा उसे सीधे उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, FIR करके मुकदमा किया जाएगा। उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। इसलिए बोलते हैं इसको ब्लैक एक्ट। क्या बोलते हैं? ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट, काला कानून। जब ये ब्लैक एक्ट या रौलट एक्ट पास हुआ तो आपके देश में हर एक जगह पर इसका विरोध हुआ। उसी विरोध और प्रदर्शन के क्रम में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक बहुत बड़ी संख्या में इंडियन लीडर शांतिपूर्वक इस रौलट एक्ट के विरोध में गैदरिंग किए, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। प्लीज अगेन सी दैट। ओके, इन जलियांवाला बाग massacre happened on 13 अप्रैल on 1919। क्योंकि ये ब्लैक बिल, जो ब्लैक एक्ट था, रौलट एक्ट जो पास किया था, जो काला कानून अंग्रेजों ने बनाया था, उसके विरोध में जलियांवाले बाग में, अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक भीड़ इकट्ठी हुई। और ये भीड़ जो थी नॉर्मली सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू इसके लीडर थे। सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों ने कई सारे लोगों को लेकर अगले दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। लेकिन तभी जनरल डायर मार्शल लॉ को लागू कर दिया कि कोई भी कहीं भी गैदरिंग नहीं होगी, और गैदरिंग अगर होगी तो उसको हम गैदरिंग को हर हाल में अरेस्ट करेंगे, जो भी गैदरिंग में भाग लेगा, और उसके खिलाफ मुकदमा होगा। दैट टाइम जनरल डायर on 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पहुंचा, और जलियांवाला बाग पहुंचने के बाद देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है।
और लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। जनरल डायर गिव द एडवाइस एंड गिव द ऑर्डर टू द ब्रिटिश फोर्सेस टू अटैक, टू फायर ऑन द क्राउड्स एंड फाइनली जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ? यू कैन सी द बुक पेज नंबर 173 on 13 April 1919 the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day a crowd of villagers who had come to Amritsar to attend a fair, क्योंकि उस समय बैसाखी का दिन था और अमृतसर में एक फेयर लगता था, मेला लगता था, gathering in close group ground on the Jallianwala Bagh, जलियांवाले बाग में ये सारे लोग इकट्ठा हुए। Being from outside the city they were unaware the martial law, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है और उसके बारे में उनको विलिजर्स को कुछ पता नहीं था। फाइनली जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, जनरल डायर एंटर किया उस एरिया में, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, उस बाग से निकलने के लिए एक एग्जिट पॉइंट बनाया गया था, उसको उसने ब्लॉक कर दिया एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और ओपनली उसने फायर करना शुरू कर दिया, किलिंग 100, हजारों लोगों की जान चली गई। हिज ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट to create in the minds of the सत्याग्रही a feeling of terror and away। जनरल डायर के इस कार्य से, जनरल डायर के इस कर्म से, इस ऑर्डर से भारतीयों के अंदर और खास करके जो भारतीय सत्याग्रही थे उनके अंदर जलियांवाले बाग को लेकर एक बहुत बड़ा क्राउडिंग एंड स्ट्राइक क्लासेस स्टार्ट हुआ। जो पुलिस अटैक की थी, सारे लोगों ने इस भीड़ से निकल के बाद कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोगों को तमाम तरह की चोटें आईं। ये भीड़ निकल कर स्ट्राइक कर दिया और पुलिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, जो गवर्नमेंट्स बिल्डिंग थी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली गांधी जी भी इस बात को सुनने के बाद उन्हें लगा कि ये बहुत ही गलत किया गया है। इस क्राउड के ऊपर जो शांतिपूर्वक जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्वक बैठक में भाग लिए थे, उनके ऊपर गोली चलाना बहुत ही गलत है। इसके बाद क्या होता है? गांधी जी अलर्ट एंड नाउ गांधी जी अर्लियर ईयर द पॉलिटिकल कैरियर गांधी जी कोऑपरेटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मेनी इशू। गांधी जी को लगा कि अपने अर्लियर कैरियर में हमने अंग्रेजों के साथ कई जगह कोऑपरेट किया और उसके बाद भी अंग्रेज हमारे देश के निहत्थे लोगों पर इतना घिनौना और इस तरह का काम किया। फाइनली गांधी रोल कॉर्पोरेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि अब अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना जरूरी नहीं है, अब ये कोऑपरेशन की भावना सभी को निकालनी पड़ेगी। और इसी क्रम में जलियांवाले बाग इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने 3 इंपॉर्टेंट डिमांड रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या था? द फर्स्ट पॉइंट, पहले तो आपको मैं ये बता दूं मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। क्या होता है मीनिंग? नो नीड टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने एक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया उसका मीनिंग ही है विथड्रॉल ऑल द कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मींस नो नीड टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब तक हमने बहुत कोऑपरेट किया, अब हमें अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली महात्मा गांधी अपनी 3 डिमांड को अंग्रेजों के सामने रखा कि अगर आप इस डिमांड को फुलफिल कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। क्या था वो 3 डिमांड? यू कैन प्लीज आल्सो सी द बुक। गांधी और द कांग्रेस टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 3 इशू ऑब्जेक्टिव विच वर। पहला जो इशू था रिड्रेसल ऑफ द रॉन्ग कमिटेड इन पंजाब दैट entitled the Jallianwala Bagh massacre and atrocities related to the martial law। गांधी जी का पहला डिमांड था कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग मास्कर में, जलियांवाले बाग इंसिडेंट में जो घटना हुई है उसमें दोषियों के ऊपर जनरल डायर और उसके बाद जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके बाद दूसरा डिमांड क्या था? टू रिटर्न द ओल्ड स्टेटस
ऑफ खलीफा ऑफ टर्की, जो खलीफा के जो टर्की हैं, टर्की के जो खलीफा हैं, जो सुल्तान हैं, उनको ओल्ड स्टेटस लौटा दिया जाए। ओल्ड स्टेटस ऑफ सुल्तान ऑफ टर्की, जो मुसलमानों के धर्मगुरु के रूप में जाने जाते थे, सुल्तान ऑफ टर्की, उनको उनके स्टेटस को लौटा दिया जाए। इट वॉज द सेकेंड डिमांड ऑफ महात्मा गांधी। एंड थर्ड डिमांड क्या था? अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ स्वराज, भारत में स्वराज को देने का काम किया जाए, भारतीयों के डिमांड जो थी स्वराज, उसको देने का काम किया जाए। लेकिन सितंबर 1920 तक गवर्नमेंट ने कांग्रेस के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और फाइनली लाला लाजपत राय वाज कन्वेंट एट कलकत्ता एंड टू अप्रूव द स्कीम। लाला लाजपत राय कलकत्ता में अगला सेशन लेते हैं और यहाँ पर रिजोल्यूशन पास होता है। इसके बाद इस रिजोल्यूशन को पास करने के बाद महात्मा गांधी दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में आते हैं। नागपुर सेशन 1920 में नागपुर सेशन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नागपुर सेशन इन 1920 महात्मा गांधी लॉन्च द हिस्टोरिकल मूवमेंट, दिस इज नोन एज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब अंग्रेजों ने गांधी की बात को नहीं माना, उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अगले सेशन जो नागपुर में हुआ 1920 में, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दो पार्ट हैं, फर्स्ट निगेटिव एस्पेक्ट और दूसरा क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव एस्पेक्ट में क्या क्या नहीं करना, क्या क्या नहीं करना है इस मूवमेंट के थ्रू। Through the non-cooperation movement, Mahatma Gandhi started that first negative aspect to boycott of elections to legislative council. अंग्रेजों के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है उसको बाइकआउट कर दो। नो वन एनी इंडियन टू पार्टिसिपेटेड इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड, टू बाइकआउट द लॉ कोर्ट्स बाय द लायर। जो लायर है, जो वकील हैं, जो भारत के वकील हैं, जो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर काम करते हैं, वो बाइकआउट कर दें। किसका? कोर्ट का। कोर्ट का बहिष्कार कर दें ताकि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उस पर इफेक्ट पड़े। देन आफ्टर बाइकआउट द गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों से, खास करके स्टूडेंट से क्या कहा गया? टू बाइकआउट द इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस एंड विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दीज। माता पिता जो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजों के अंडर, अंग्रेजों के बनाए गए इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए हैं, उनको निकाल लिया जाए। एंड द स्टूडेंट दोज हु आर participated into the English schools and colleges, they also boycott the school and college. Boycott word सभी में आएगा। And after that surrender of titles and honor and honoring post, जो भी कुछ अंग्रेजों ने दिया है, चाहे वो किसी को टाइटल, किसी को सम्मान या किसी को पुरस्कार जो दिया है, उसको सभी लोग अंग्रेजों को लौटा दें। टाइटल, ऑनर एंड ऑल टाइप ऑफ द post, those are under the British government, to boycott these all things. And after that refusal to attend the government function, government का कोई भी function हो उसको भी boycott किया जाए। And then after refusal of the recruitment of service in मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया के लिए रिक्रूटमेंट, जो फौज, जो सैनिक काम कर रहे थे, उस रिक्रूटमेंट में, उस वैकेंसी में अपने आप को पार्टिसिपेट ना करें। एंड देन आफ्टर resignation from the nominated seats in the local bodies, जो लोकल बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, वहां से लोग रिजाइन दे दें। ये था उनका निगेटिव एस्पेक्ट फॉर द नॉन कॉपरेशन। अब जो नहीं करना था वो ये था। क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट था, तो आपकी बुक में भी दिया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना था। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या क्या है? Now, state on self-discipline and self-sacrifice on the part of everyone. हर एक व्यक्ति को सेल्फ सैक्रिफाइस, त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन बनाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स एंड also use of cotton spices goods on the vast scale, prohibition of intoxicant, नशीली पदार्थों का, नशीली चीजों का यूज करना बंद कर दिया जाए, स्वदेशी गुड्स को यूज किया जाए, कॉटन से बनी हुई चीजों को बनाया जाए। रिवाइवल ऑफ हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वेविंग, हाथों से बनी हुई चीजों को, हथकरघा,
हैंड स्पिनिंग एंड हैंड कताई बुनाई का काम शुरू किया जाए। खादी एंड स्पिनिंग, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू और मुस्लिम के बीच यूनिटी लाया जाए और भारत में जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, उसको रिमूव किया जाए। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल, कॉलेजेस एंड प्राइवेट आर्बिट्रेशन कोर्ट्स पंचायत ऑल ओवर इंडिया, भारत के कोने कोने में नेशनल स्कूल, नेशनल कॉलेज ओपन किया जाए, भारत के कोने कोने में पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया जाए और भारत में सभी को अपने देश के अकॉर्डिंग शिक्षा दिया जाए। देन आफ्टर आल्सो रिस्पेक्ट टू द वुमेन, और भारत में महिलाओं को भी रिस्पेक्ट किया जाए, उनको भी आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए। दिस वाज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Student, this was the program of the non-cooperation movement. After that, we have discussed about that what was the progress of the non-cooperation movement. Thank you.